नमस्कार, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फ्यूचर लेके आई हूँ। अब फ्यूचर क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर जीन की बात की जाए या डीएनए की बात की जाए तो आपका फ्यूचर इसी पर डिपेंड है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम, जीन एंड एलील। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, एलील ये सब तो जेनेटिक्स के पार्ट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज इसी में होते हो, जीनोटाइप क्या है, फेनोटाइप क्या है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने डीएनए कोडिंग के बारे में बताया, उसमें भी कुछ टर्म्स आपको क्लियर किए। फिर उसके बाद जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आरएनए के बारे में बताया। जब आप वहां जाओगे तो आपको म्यूटेशन, रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ये सब चीजें क्लियर हुई थी। अब और जो जेनेटिक में एक्स्ट्रा चीजें हैं जिससे आपको डाउट रहता है हमेशा, वो आज आप इस वीडियो में देखोगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक हम आपसे बात करेंगे वो बात करेंगे डीएनए। अब डीएनए के बारे में सबसे पहले बात करने का मेरा रीजन यही है कि आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए कि डीएनए क्या है। अगर आप डीएनए को जानोगे तभी तो आप क्रोमोसोम, जीन और एलील के बारे में जान पाओगे। पता चले मैं क्रोमोसोम, जीन, एलील की बात कर रही हूँ, आपको यही क्लियर नहीं है कि डीएनए क्या है। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में बात कर लेते हैं कि डीएनए है क्या। तो देखिए, ये डीएनए का आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, आपने कई बार देखा होगा, कई जगहों पर देखा होगा कि डीएनए ऐसा ही दिखता है। ये है डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और इसकी खोज किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको ढूंढा था, मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए का ये स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए का काम क्या होता है? आपके आनुवांशिक मटेरियल, मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल को ये क्या किए रहता है? अपने अंदर समाहित किए रहता है, आपके इंफॉर्मेशन को ये अपने अंदर लिए रहता है। ठीक है, एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है। किसके ब्लूप्रिंट की तरह से? जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही आपके बच्चे, मतलब उनके बच्चे होंगे, आप होंगे। तो इसका मतलब कि ये एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल के ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। अब अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है और इसके बीच में ये जो सीढ़ियां होती हैं, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं जो कि आपस में क्या किए रहते हैं? जुड़े रहते हैं। अब ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर क्या है? तो आप भी जानते हो, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ये स्ट्रक्चर रहा बीच का। अब किनारे किनारे क्या चीजें होती हैं? तो किनारे किनारे होता है आपका फॉस्फेट और सुगर। ठीक है, फॉस्फेट एंड सुगर मिलके बनाते हैं और साथ में नाइट्रोजिनस बेस पेयर को भी समाहित किए रहते हैं और बनाते क्या है? तो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये डीएनए की बात हो गई। अब डीएनए में हम जीन को कैसे जानेंगे या क्या करेंगे? तो देखिए, डीएनए को अगर हम एक और पिक्चर आपको दिखाती हूं, ये रहा। ठीक है, जब हम डीएनए को पूरा देखेंगे इस तरह से यहां पे आते हुए, अभी मैं आपको ये बताती हूं कि ये स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए, डीएनए का बेसिक काम होता है कि वो आपके न्यूक्लियस में, आपका जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में एज अ जेनेटिक मटेरियल ये पड़ा रहता है और ये धागे जैसी संरचना होती है। ये धागे जैसी संरचना हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ के क्या करती है? हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाती है और फिर कॉइल्ड हो जाती है और कॉइल्ड होके एकदम कम स्पेस में, आप समझ सकते हो कि अगर इसको न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो इसको अपना आकार क्या करना पड़ेगा? कंडेंस करना पड़ेगा। और ये किसकी हेल्प से करती है? तो जो ये थ्रेड होता है, इसको हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके ऊपर आपका डीएनए क्या करता है? ऐसे कॉइल्ड रहता है। ठीक है, फिर दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर फिर से कॉइल्ड रहता है। ऐसे कॉइल्ड होके ये बना लेती है एक संरचना। वो संरचना क्या होता है? वो संरचना होता है आपका क्रोमोसोम। अब आप सोच रहे होगे, क्या हमेशा जो हमारा डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के ही फॉर्म में रहता है? तो नहीं, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन।
मीन्स कि डीएनए का जो धागे नुमा रचना होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर फैला रहता है, सिकुड़ सिकुड़ के एक जगह कलेक्ट रहता है, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन थ्रेड वापस से कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम तब बनता है जब सेल को डिवाइड करना होता है। इट मीन्स कि अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, लेकिन क्या है वो कंडेंस फॉर्म है किसका? डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्या है? तो क्रोमोसोम है। अब आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, जिसमें कि आपको 4 भुजा दिखाई दे रही है ना, ये 1 2 3 4। ये चारों भुजाओं में से जब आप क्रोमैटिन थ्रेड, ये है क्रोमैटिन थ्रेड, देख रहे हो आप ये धागे जैसी संरचना, ये क्रोमैटिन थ्रेड है। जब आप इसको यहां तक देख रहे हो तो इसके बाद जब इस क्रोमैटिन थ्रेड को ओपन करोगे तो ये रहा आपका डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और ये रहा हिस्टोन प्रोटीन। आप देख रहे हो ना हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कैसे बाइंड है डीएनए कॉइल्ड करके। तो ये रहा आपका डीएनए जो कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड वे में है। अब ये कंडेंस होके क्या बना रहा है? क्रोमैटिन थ्रेड बना रहा है और ये क्रोमैटिन थ्रेड वापस से कंडेंस होके क्या बना रहे हैं? तो क्रोमोसोम। ये है पूरा का पूरा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का बनना क्यों जरूरी है अगर इस पे बात करें तो देखिए, जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो डॉटर सेल हो, एक सेल से 2 सेल बनता है ना, तो जो डॉटर सेल बनता है उसके अंदर जो आपका क्रोमोसोम होता है वो बराबर भागों में क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को बांटता है। इसका मतलब कि जो क्रोमोसोम है उसका काम है कि आपके डॉटर सेल में क्रोमोसोम या फिर जीन को या फिर डीएनए को क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है। आनुवांशिक पदार्थों को दोनों सेल में इक्वली डिवाइड करने के लिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये रहा आपका क्रोमोसोम। अब ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो बताइए, ह्यूमन बीइंग में आप भी जानते हो कितने? तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक, जिसमें से क्या होता है, इसको पेयर में भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसमें से 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो 44 होते हैं वो क्या होते हैं? आपके बॉडी में जो अदर्स होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये रही आपकी क्रोमोसोम के बारे में बात। अच्छा ये बताइए, जो सेक्स क्रोमोसोम है आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। मेल में क्या होता है? मेल में होता है आपका XY एंड फीमेल में होता है XX। ठीक है, फीमेल में होता है XX। तो जो XX होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक, और लेकिन जो XY होता है उसको कहते हैं हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस, ठीक है। ये रहा आपका क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के बाद हम बात करेंगे कि जीन क्या है। हमने डीएनए भी जान लिया, हमने क्रोमोसोम भी जान लिया, अब इन सब में जीन कहां से आ गया भाई? तो अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, जो आपका सेल है ना, उसके अंदर आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। जब इस क्रोमोसोम को आप निकालते हो यहाँ पे, तो ये जब इसके क्रोमैटिन थ्रेड को ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है? डीएनए का ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का अगर एक पार्ट, इतना पोर्शन आप लेते हो, ठीक, ये पोर्शन की बात मैं क्यों कर रही हूं अभी बताती हूं। तो डीएनए के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं ना जो कि प्रोटीन कोड क्या करते हैं? प्रोटीन कोड का काम करते हैं। मीन्स कि प्रोटीन को कोड करने का काम कौन करता है? तो डीएनए के सेगमेंट करते हैं। जो सेगमेंट डीएनए के प्रोटीन को कोड करने का काम करते हैं उसे ही कहते हैं जीन। और जो पार्ट डीएनए का प्रोटीन को कोड नहीं करता वो जीन नहीं कहलाता है। अब इसका मतलब कि डीएनए, जितनी बड़ी संरचना डीएनए की होती है, उसका जरूरी नहीं कि हर सेगमेंट क्या करे? प्रोटीन को कोड करने का काम करे। उसके कुछ सेगमेंट ही प्रोटीन को कोड करते हैं, और जो सेगमेंट प्रोटीन को कोड करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जीन। ठीक है, ये रही आपकी जीन की बात। अब आइए
एक और चीज समझते हैं, जीन में क्या आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अगर जीन की हम बात करेंगे तो जीन, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का आपने एक डीएनए सेगमेंट लिया, ठीक है, ये डीएनए सेगमेंट लिया और इसमें जो जीन है वो कौन सा जीन है, वो आपके आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, जिसको हमने नाम दे दिया बी जीन। ठीक, इसको नाम दे दिया बी जीन। अब ये क्या करेगा, ये बी जीन उस प्रोटीन को कोड करेगा जो क्या प्रोड्यूस करती है, तो ब्लू पिगमेंट, जो ब्लू पिगमेंट प्रोटीन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक, इसका मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसकी आंखें कैसी होगी, तो ब्लू कलर की होगी। ठीक है, उसकी आंखें कैसी होगी, ब्लू कलर की होगी। फिर अब दूसरे व्यक्ति में आते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं हम लोग। सेकंड पर्सन में यही बी जीन उस प्रोटीन को कोड कर रहा है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लैक पिगमेंट के लिए। ठीक है, ब्लैक पिगमेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब कि ये एक सिंगल जीन, ये सिंगल जीन के कितने वेरिएंट्स हैं, तो 2 वेरिएंट्स हैं, 2 वेरिएंट्स इसके हैं और दोनों के काम क्या है, अलग अलग। एक वेरिएंट ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा वेरिएंट किसके लिए, तो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब कि एक ही जीन 2 अलग व्यक्तियों में आंखों के कलर को क्या कर रहा है, अलग अलग कलर का कर रहा है। एक में तो ब्लू कलर की आंख हो रही है और दूसरे में किसकी, ब्लैक कलर की। इसका मतलब कि किसी भी जीन के जो वेरिएंट होते हैं जो उसके कैरेक्टर को शो करते हैं कि ये ब्लू होगा, ये ब्लैक होगा, या लड़का ब्राउनिश कलर में होगा, या व्हाइटिश कलर में होगा, या ब्लैकिश कलर में होगा, या फिर उसका थंब प्रिंट कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो जीन के वेरिएंट्स डिसाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं एलील्स। जिसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। आई बात समझ में कि एलील्स क्या है, ये जीन का वेरिएंट्स होता है जो कि किसको डिसाइड करता है, तो कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है कि कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। अब एलील्स भी देखिए 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो एलील्स होते हैं एक जीनोटाइप और एक फेनोटाइप। अब जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। आप कुछ मत सोचो, सिर्फ आप मेंडल के उस लॉ को सोचो जो कि उन्होंने मटर के पौधे के लिए किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि मटर का जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। ठीक, जीनोटाइप का मतलब क्या है, जिसमें जीन रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, जो जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। ये रहा जीनोटाइप। उन्होंने क्या किया कि मटर के 2 कैरेक्टर्स को लिया जिसके जीनोटाइप क्या थे, टी एंड टी। जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, उसका जीन कैसा है, जो हमने बी जीन की बात की थी ना, तो यहां पे किसकी बात कर रहे हैं आप, टॉल जीन की बात कर रहे हैं। टी टी मीन्स कि लंबा। ओके, फिर उन्होंने लिया एक लंबा पौधा जिसका जीनोटाइप क्या था, टी टी था, और दूसरा उन्होंने लिया स्मॉल पौधा जिसका जीनोटाइप था स्मॉल टी स्मॉल टी। जब इन्होंने क्रॉस फ्यूजन कराया तो इन्होंने पाया कि जो नेक्स्ट जनरेशन थी, F1 जनरेशन जो थी, वो क्या हुई, टी स्मॉल टी कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, अब ये क्या शो कर रहा है, F1 जनरेशन, एक लंबा पौधा, ठीक, दूसरा भी लंबा पौधा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 की, और दूसरा क्या है, ये तीसरा क्या है, छोटा पौधा। ठीक है, छोटा पौधा। इसका मतलब कि जो कैरेक्टर शो हुए हैं वो क्या है, वो है फेनोटाइप। जो बाहर दिख रहा है वो क्या है, आप फोटो से फेनोटाइप समझ सकते हो और जीन से जीनोटाइप समझ सकते हो। जो आनुवांशिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जो बाहर दिख रहे हैं, इसका मतलब कि जो पौधा है लंबा है और छोटा है, ये कैसा कैरेक्टर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो है आपका फेनोटाइप। ठीक है, वो आपका है फेनोटाइप। यही अंतर है जीनोटाइप में और फेनोटाइप में।
अब हम ये भी जान ले भाई कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया ना आपको। देखिए अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको चाहिए तो मैं मेंडल्स के लॉ भी लेके आऊंगी, जिसमें आपको मेंडल का लॉ क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो देखिए जीनोटाइप को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या है, आनुवांशिक संरचना है, और किसका, एलील्स का, ठीक है। और ये फेनोटाइप क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो बाहर दिखाई देता है, जिससे आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर जीनोटाइप माँ बाप से मिलता है, और लेकिन फेनोटाइप किस पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि जीन्स कैसे हैं, और दूसरा वातावरण कैसा है। कभी कभी होता है ना, वातावरण भी आपकी बॉडी पर प्रभाव डालती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं जीन और एलील में क्या डिफरेंस है। तो आप देख रहे हो ना, जीन क्या है, एक सेगमेंट है जिसमें कि प्रोटीन को कोड करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है। लेकिन जो एलील्स होते हैं ये एक कैरेक्टर को शो करते हैं, जो कि क्रोमोसोम के ऊपर रहते हैं, या जीन का पार्ट बोल सकते हो आप, जो कि किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि आपको शो करता है। अब इन सब के बाद हम देखते हैं कि जीन के फायदे क्या है। भाई जीन है तो जीन के फायदे भी तो होंगे। पहला, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। आपको भी पता है कि जो जीन होता है वो आनुवंशिकता के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स से उनके माँ बाप जो हैं उनसे उनके बच्चों को उनके कैरेक्टर मिलना आवश्यक है, और मिलते भी हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन है। फिर अगर डीएनए एंड प्रोटीन्स की बात की जाए तो आपको पता है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइंड हो जाता है और किसका, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं ये क्या है, ये पार्ट है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है, और यही क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। इन्हीं में आपको क्या मिलते हैं, कोड को, इंटर कोड को डिकोड करने के लिए या कोड को डिकोड करने वाले जीन्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो देखिए जो जीन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी में। जीन एडिटिंग करके आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी कॉम, ब्रोकली का नाम सुना है, वो कोई नेचुरली पैदा हुआ नहीं है, उसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, तो उसमें चेंजेस करके बनाया गया है। इसका मतलब कि इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए जीन कितना रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यूनिक कैरेक्टर आप देखो जीन के, तो देखिए एलील्स जो कि मैंने बता दिया, जो कि शो करता है कैसा गुण है। उसके बाद बात करते हैं जीन पूल की, ठीक है। जब आप कई सारे पॉपुलेशन में जब जीन्स को कलेक्ट करते हो और उनके कैरेक्टर्स को देखते हो तो उसको कहते हैं जीन पूल्स। जीन एक्सप्रेशंस, जाहिर सी बात है फेनोटाइप की बात कर रहा है कि जीन एक्सप्रेशंस क्या है, तो देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जीन एडिटिंग की बात कर रहा है, जो कि हमारा फ्यूचर है। इसका मतलब कि आप जीन एडिटिंग से किसी भी आनुवांशिक रोगों को, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को, या फिर किसी भी कैरेक्टर को, आंखों का कलर हुआ, चाहे बाल का कलर हुआ, चाहे स्किन का कलर हुआ, इन सब को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ तक कि बॉडी के हर फंक्शन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करने का काम करता है कि और प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है ऑर्डर देना कि तुम्हारी बॉडी का ये ऑर्गन ये काम करेगा, ये ऑर्गन ये काम करेगा, ये ऑर्गन ये काम करेगा। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, जीन, एलील्स, क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। अच्छा यहाँ पर देखिए एक और पिक्चर है, इससे भी आप समझ सकते हो फेनोटाइप और जीनोटाइप को। जो आपका थंब प्रिंट होता है या आपकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, फेनोटाइप होती है। लेकिन इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जेनोटाइप, ठीक है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या है, तो आपके फेनोटाइप हैं, ठीक। और आप भी जानते हो कि सबके थंब प्रिंट अलग अलग होते हैं ना, इसका मतलब कि उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हर में अलग अलग होता है, या हर में एक ही हो सकता है बट वो अलग अलग प्रोटीन कोड को डिकोड कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स आपको हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। थैंक यू सो मच।